नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। सर्वप्रथम जो हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विषय में जो उनके जन्म दिवस 23 जनवरी को जो वीडियो जारी हुआ था, तो उसमें ये संकेत दिया गया था कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ ये दोनों मोहनदास करमचंद गांधी और इस नेहरू ने क्या क्या गद्दारियां की तो कुछ बातें बताई गई, लेकिन शेष बातें बतानी रह गई हैं। तो इसमें बताने की एक छोटी सी कोशिश की जाएगी। और उसके पहले आज 26 जनवरी है। आज ही के दिन जो है वो हमारे देश का संविधान लागू हुआ है। संविधान बनाने का सबसे बड़ा श्रेय यदि किसी को जाता है तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाता है और हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान बनाने वाली संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे, तो उनका भी योगदान बहुत ही अप्रतिम है, इम्पैरेलल है। तो आज भारतीय जनता दल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भीमराव अंबेडकर आज जैसे देशभक्तों को, राष्ट्रभक्तों को, विद्वानों को शत शत नमन करता है। और इसके साथ ही हमारे जो परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति जो है जो उनका देशभक्ति का और राष्ट्रभक्ति का और शहादत कुर्बानी का उन्होंने जो अलग जगाई थी हमारे देशवासियों में, उसके उसी के परिप्रेक्ष्य में ये बताना जरूरी होगा कि हमारे ये मोदी महोदय, माननीय प्रधानमंत्री, वो किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति, जिसको कि ये बीजेपी वाले ये दिखाते हैं कि ये हमारे मोदी महोदय बहुत सम्मान देते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। तो
यह बताना जरूरी है देशवासियों को कि ये मोदी महोदय ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए या उन्हीं के सम्मान में स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि आनंद जिले में है या खेड़ा जिले में है, ये थोड़ा सा मैं निश्चित नहीं हूँ, गुजरात का आनंद या खेड़ा जिले में है, तो वो स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 रियासतों को भारत में विलय करवाया। ये उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन भारतीय जनता दल इन बीजेपी वालों से, खास करके हमारे मोदी महोदय से ये पूछना चाहता है कि क्या हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सम्मान जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल से कम है? ये सवाल श्री मोदी महोदय से विशेष रूप से है कि क्या आप कम से कम सरदार वल्लभ भाई पटेल के समतुल्य उनको सम्मान देने के लिए आप तैयार हैं? किस तरह का आप उनके साथ छल कपट कर रहे हैं? और ये बीजेपी वाले कहते हैं कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मोदी महोदय सम्मान दे रहे हैं। उसका एक नमूना हमारे सभी भारतीय भाई बहनों के सामने रखना जरूरी है। इन्होंने क्या किया, मोदी महोदय ने, कि जहां एक और सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति को स्टैचू ऑफ यूनिटी का नाम दिया, वहीं महज 8-9 फीट की मूर्ति जो है इंडिया गेट के नीचे जो जॉर्ज पंचम के स्थान पर 8-9 फीट की मूर्ति जो है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लगवा करके मोदी महोदय ये पाखंड कर रहे हैं कि वो नेताजी को सम्मान दे रहे हैं, और बीजेपी वाले जो है उसी का ढिढोरा पीट रहे हैं। ये उनको शर्म भी नहीं आती, बीजेपी वालों को शर्म नहीं आती। भारतीय जनता दल ये अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बताना चाहता है कि वो इंडिया गेट खुद एक गुलामी की निशानी है। गुलामी की निशानी वही इसलिए है कि उस पर जिन शहीद भारतीय सैनिकों के नाम खुदे हैं, वही हैं जो मोहनदास करमचंद गांधी ने 1913 में भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध के लिए या प्रथम विश्व युद्ध में वो अंग्रेजी सेना के लिए, ये मोहनदास करमचंद गांधी ने वो अंग्रेजी सेना में भारतीयों को भर्ती कराया था। तो वही सैनिक जो शहीद हो गए थे, उन्हीं का नाम खुदा हुआ है इंडिया गेट पर। लबे-लुबाब यह है कि ये जो इंडिया गेट में जो नाम है उन भारतीयों का है जो अंग्रेजों के लिए लड़े थे। तो अब ये देशवासियों को अच्छी तरह से समझना होगा कि जो अंग्रेजों के लिए लड़े थे उनका नाम जो है वो डाल करके इंडिया गेट बनाया गया। जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े और इस देश को आज़ादी दिलाई, आज़ाद हिंद फौज, उसका ये गद्दार कांग्रेसियों ने, गद्दार जीएनपीसी ने, गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने इत्यादि ने जो है वो
कहीं उनका आता पता नहीं है इनके द्वारा। बल्कि हमारे देश के लोग ये जाने कि बल्कि जिसमें वो अमेरिका ने 1945 में नागासाकी और हिरोशिमा पर वो बम गिराए थे और जापान जो है आत्मसमर्पण कर दिया था, सरेंडर कर दिया था। तो उसमें आज़ाद हिंद फौज का जो स्मारक था रंगून में, उसको ध्वस्त करने के लिए ये माउंटबेटन का चमचा और देश का गद्दार जवाहरलाल नेहरू को इसी माउंटबेटन ने उसको रंगून भेजा था, आज़ाद हिंद फौज के स्मारक जो रंगून था उसको ध्वस्त करने के लिए। तो किस कदर का ये गद्दार था जवाहरलाल नेहरू। तो खैर वो आज़ाद हिंद फौज जो हमारे इस देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए रंगून से कोहिमा तक आ गई थी। और वो जो 60,000 आज़ाद हिंद फौज में से 28,000 हमारे आज़ाद हिंद फौज के सैनिक शहीद हो गए थे। देश अभी भी हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज जो कि इस देश को आज़ाद कराने के लिए शहीद हो गई, सदा सदा के लिए ऋणी है। तो देश को आवश्यकता है कि इस इंडिया गेट जो कि यानी उन भारतीयों के का नाम जिसमें है जो कि हमारे दुश्मन अंग्रेजों के लिए लड़े थे, उसको हटा करके, उसको ध्वस्त करके वहीं पर आज़ाद हिंद फौज स्मारक, जिसमें कि हमारे आज़ाद हिंद फौज के सैनिक जो है, जवान जो इस देश की आज़ादी के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए थे, उनका नाम उसमें डाल करके या उनके नाम की खुदाई करके जो है वो ऐसे स्मारक की हमारे देश को जरूरत है। और वही आज़ाद हिंद स्मारक के सामने ही जो है हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो है विश्व में सबसे ऊंची, यहाँ तक कि स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी ऊंची मूर्ति का पक्षधर है भारतीय अवाम ताकत दल। इसको जब भी मौका आएगा, जब भी इसकी सत्ता आएगी, ये वहीं पर बनवाएगा। तो ये सम्मान है। और इतना ही नहीं, जो नया संसद बना है, उसके केंद्रीय कक्ष में भी एक विशाल और भव्य मूर्ति स्थापित की जाएगी। और केंद्रीय कक्ष में किसी भी देश के गद्दार जवाहरलाल नेहरू या ये मोहनदास करमचंद गांधी की कोई मूर्ति नहीं होगी। देश को जगाना है कि इन दोनों ने देश के साथ क्या क्या गद्दारियां की। और मोहनदास करमचंद गांधी की गद्दारी जो है 1913 से ही आरंभ होती है। और काम तो है ही, जैसे कि स्कूली किताबों में जो इन गद्दारों का नाम जो है वो राष्ट्रपिता महात्मा, दे दी हमें आज़ादी, बिना खड्ग बिना, ये सारी चीज़ों को हटा करके इनको जो है मोहनदास करमचंद गांधी की जो गद्दारियाँ जो शुरू हुई हैं 1913 से आरंभ हुई हैं, उसको बताने की आवश्यकता है। तो आइए, तो जिसमें 1945 में जिसमें आज़ाद हिंद फौज इस देश को आज़ाद कराने के लिए
अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए उसको परास्त करते हुए रंगून से कोहिमा, जो कि इसमें नागालैंड की राजधानी है, वहां तक आ गई थी। और तो जब वो अंग्रेजी सेना को हराते हुए आ रही थी आजाद हिंद फौज, तो खास करके ब्रिटेन और अमेरिका की सांसें फूल रही थी। यदि सुभाष चंद्र बोस जो है भारतीय राजनीति के परिदृश्य में सिरमौर की तरह आ जाएंगे, तो इनकी जो चालें जो हैं ब्रिटेन के भी अमेरिका के भी, इन दोनों गद्दारों के जरिए, जो मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार नेहरू के जरिए जो भारत विरोधी गतिविधि वो चला रहे थे, ब्रिटेन और अंग्रेजी सरकार इत्यादि जो है, वो उनको चलाना जो है मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो किसी भी कीमत पर सुभाष चंद्र बोस को भारत के राजनीतिक परिदृश्य में आने देना नहीं चाहते थे, या उनको हावी होने देना नहीं चाह रहे थे। तो इसलिए जब आजाद हिंद फौज अंग्रेजी सेना को हराते हुए, परास्त करते हुए आगे बढ़ रही थी, कोहिमा तक आ गई थी, तो उसी समय इंग्लैंड से भी और अमेरिका से भी वो टेलीग्राम जो है आ रहे थे। उसमें तो कोई और साधन तो था नहीं, टेलीफोन भी नहीं था, और मोबाइल का तो कोई सवाल ही नहीं। तो टेलीग्राम आया करते थे। उस टेलीग्राम में इन दोनों के लिए मैंने ये संदेश था या चेतावनी थी कि सुभाष चंद्र बोस को भारत की धरती पर आने से किसी भी तरीके से रोको, वरना अन्यथा नेहरू की क्या विसात है, गांधी का भी राजनीतिक भविष्य जो है अंधकारमय हो जाएगा, या गांधी के भी राजनीतिक भविष्य पर ग्रहण लग जाएगा। इस तरह की चेतावनी ब्रिटेन से और अमेरिका से टेलीग्राम के जरिए जो है उसमें आ रहे थे। तो इन दोनों ने क्या क्या गद्दारियां की। एक तो जो है ये नेहरू जो है, जबकि हमारे नेताजी जी जब वो इसने जापान ने सरेंडर कर दिया और जर्मनी का जो हिटलर जो है वो गोली मारकर आत्महत्या कर लिया, तो जो एक्सिस पावर थी लगभग जो है वो काफ़ी उसका पतन हो रहा था। तो सहायता के लिए हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो रूस की ओर जा रहे थे, और ये नेहरू बराबर वो खबर जो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी और ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा हमेशा खबर रख रहा था। जब वो रूस पहुंचे तो रूस में जो साइबेरिया के घने जंगलों में, जैसा कि कुछ एपिसोडों के माध्यम से ये बताया गया था, वहीं पर इस नेहरू ने रूसी शासकों से मिल करके रूस के साइबेरिया के घने जंगलों में बने हुए जो बीहड़ जो जेल हैं उनमें निर्मम यातनाओं के साथ ये नेहरू जो है रूसी शासकों से मिलकर उनकी हत्या करवाई। ये जो यथार्थ है, और इसी साजिश को ढकने के लिए तमाम दूसरी साजिश जो है एक झूठी कहानी मैंने इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने बनवाई कि नेताजी की मृत्यु जो है वह हवाई जहाज दुर्घटना में हुई है, जबकि वो टोक्यो से रंगून आ रहे थे। तो हवाई जहाज दुर्घटना जो है वो ताइवान के पास हुई। इस तरह की, ताकि नेहरू की ये जो गद्दारी थी हमारे सुभाष चंद्र बोस को मरवाने की, इधर किसी का ध्यान न जाए। अब तक कोई भी सरकार यहाँ तक कि अपने को राष्ट्रवादी देशभक्त सरकार मोदी की है, उसने भी इस बात के न तो मंशा दिखाई न तो जहमत दिखाया कि उनके मृत्यु की जांच तो कराए।
और ये सब कहते हैं कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ये बीजेपी वाले, ये मोदी महोदय उनको सम्मान देते हैं। बहुत मैंने उनको घोर अपमानित करते हुए कि ये एक पाखंड सब दिखाते हैं बीजेपी वाले। दूसरी ओर ये मोहनदास करमचंद गांधी ने ये क्या गद्दारी किया कि जो आज़ाद हिंद फौज हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजी सेना के खिलाफ लड़ रही थी, ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी भारतीयों को, और वो भारतीय जो कि अंग्रेजी सेना में भर्ती थे, दोनों को आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ लड़ने के लिए जो है आह्वान कर रहा था। वो भी किस पर? ऑल इंडिया रेडियो पर। और ऑल इंडिया रेडियो तभी भी थी, आकाशवाणी जिसे आप कहते हैं। तो ये मोहनदास करमचंद गांधी और ये सब जो ये बताया जा रहा है, जो मैं बता रहा हूँ, ये सब जो मैंने ऐतिहासिक तथ्य हैं और इतिहास में दर्ज हैं। तो इसने जो है, इस मोहनदास करमचंद गांधी ने उस आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ लड़ने के लिए, कौन आज़ाद हिंद फौज? जो इस देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजी सेना को के खिलाफ लड़ रही थी, अंग्रेजी सेना को परास्त कर रही थी। ये गद्दारी किया इसने मोहनदास करमचंद गांधी ने, बताइए। और जिसमें 1940 में जो पाकिस्तान की मांग उठी, और जिन्ना भी यानी वो प्रोमिनेंस में आ चुके थे, और जब पाकिस्तान बनने की बात आई, तो जिन्ना ने सार्वजनिक रूप से कहा था, ये सभी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बिल्कुल जाने, उन्होंने कहा था कि यदि सुभाष चंद्र बोस इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो जिन्ना साहब उनका समर्थन करेंगे, और यदि पाकिस्तान बनने की भी बात आएगी तो वो उसका विरोध करेंगे। ये दोनों बात बोले थे। तो सुभाष चंद्र बोस के नाम पर जिन्ना साहब की सहमति थी। जिस जिन्ना को ये सब बदनाम करते हैं बीजेपी वाले कांग्रेस वाले साथ में यानी हो जाते हैं, वो जिन्ना साहब जो है सुभाष चंद्र बोस के नाम पर उनकी सहमति थी। लेकिन उसी सुभाष चंद्र बोस को जब ये नेहरू ने सत्ता हथिया लिया, देश को बांट करके 25 से 30 लाख लोगों को मरवा करके, तब भी इसके दिमाग में एक खौफ था। अच्छा, इसके पहले जब वो हत्या करवा लिया मैंने रूस के जंगलों में इनकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की निर्मम यातनाओं के साथ, तो तब भी इसको दिमाग में खौफ था कि हो सकता है कि वो मरे हों या ना मरे हों, कहीं से भी आ सकते हैं। तो ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस की परिवार पर जासूसी करवाता रहा जब तक ये जिंदा रहा। और यानी सिविल ड्रेस में तमाम खुफिया लोगों को छोड़ रखा था कि उनके परिवार के लोग कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, कौन लोग आकर के इनसे मिलते हैं। कोई भी चिट्ठी उनकी जो है वो पढ़ी जाती थी। कोई भी चिट्ठी जो वहाँ जो उनके परिवार के पास आती थी उसको भी पढ़ी जाती थी। यानी जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति जो है इतनी देशभक्ति की भावना पूरे देश में है, उसके परिवार पर ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू जासूसी करवाया इसने। तो और इतना ही नहीं, जब इसने सत्ता हथिया भी लिया 1946 में, तो सत्ता हथियाने का तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है।
जिसका कि कुछ नमूना मैंने बताया भी था कि इस नेहरू को सिवाय माउंटबेटन और वो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के कोई नहीं चाहता था। कांग्रेस भी नहीं चाहती थी, न इस देश की आवाम चाहती थी। इस तथ्य को जो है हमारे सभी देशवासी वो अच्छी तरह से जाने। इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को यानी वो अंग्रेज या अंग्रेज का जो नुमाइंदा था माउंटबेटन और माउंटबेटन के इशारों पर काम करने वाला जो है ये मोहनदास करमचंद गांधी, सिर्फ 2 लोग ही चाहते थे इसके नेहरू के पक्ष में, बाकी न तो कांग्रेस न तो इस देश की आवाम। लेकिन इन दोनों ने मिलकर के और जो मोहनदास करमचंद गांधी जो है सिर्फ इस नेहरू को प्रधानमंत्री बनवाया, जो है ये 3 सितंबर या 3 अक्टूबर 1946 को। और कैसे जो है वो जो है षड्यंत्र था उसमें, षड्यंत्र तो जानते ही। अच्छा, अब तो ये स्पष्ट भी हो रहा है कि इस गांधी के कारण अंग्रेज इस देश में नहीं भागे। अंग्रेज इस देश में जो भागे हैं सिर्फ हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद फौज की कुर्बानी शहादत से प्रेरित होकर के जो बगावत हुई अंग्रेजी सेना में, और बगावत सबसे पहले शुरू हुई उसके नौसेना में, और नौसेना का नाम था रॉयल इंडियन नेवी, रेन में बगावत हुई। और उसके बाद जो है जो दूसरे अंग सेना के उसमें बगावत हुई। तो उसके कारण जो है, और चूंकि अंग्रेज जो है 2 ही के बल पर, पुलिस और सेना के बल पर ही इस देश में हुकूमत कर रहे थे। तो जब सेना में ही बगावत हो जाए तो कब तक वो टिकेंगे। और उनको ये भी डर था, कि यदि ये बगावत जनता में फैल जाए तो फिर जो अंग्रेज अधिकारी हैं, उनके परिवार हैं, वो कैसे सुरक्षित बचेंगे और कैसे भारत से वो ब्रिटेन आएंगे। ये चिंता उनको सताने लगी। तो पहले तो वो भागने यानी भारत छोड़ने का मन बना लिए, और कैसे सुरक्षित रूप से जाएं। तो इसलिए इन्हीं 2 गद्दारों का, यानी मोहनदास करमचंद गांधी का और नेहरू का सहारा लिया, और इन्हीं को आगे किए। और इस मोहनदास करमचंद गांधी ने जो है नेहरू को प्रधानमंत्री बनवाया। और कैसे बनवाया ये एक लंबी कहानी है, लेकिन जो मुख्य बात है कि क्या गद्दारी किया इसने, जो जवाहरलाल नेहरू ने हमारे सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ, वो थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो सत्ता हथियाने के बाद भी इसके दिमाग में खौफ था। अच्छा, इन सबों ने तमाम झूठी कहानियों का पूरा बाजार ही गर्म कर दिया। मौनी बाबा, फलाने बाबा, ढिकाने बाबा की पूरी थियरी वो रच दी। सब बकवास। इस नेहरू ने हमारे सुभाष चंद्र बोस को जब यानी रूस के जंगलों में जब मरवा दिया, तमाम तरह की कहानियां, विमान दुर्घटना की, मौनी बाबा की, सब बकवास। लेकिन तब भी इसके दिमाग में खौफ था कि कहीं से भी आ सकते हैं। तब इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने वो माउंटबेटन, जो अंग्रेजी सरकार का प्रतिनिधि था, उससे मिलकर के एक दस्तावेज बनवाया जिसमें हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि आज भी हम सभी भारतीयों के दिलों में सबसे बड़े नायक, सबसे बड़े राष्ट्रभक्त और सबसे बड़ी कुर्बानी शहादत देने वालों में सबसे आगे, और ये आज भी हम भारतीयों के दिलो दिमाग में बिल्कुल जीवंत है, लाइव है। उसको ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू
माउंटबेटन से मिलकर के उस दस्तावेज में अंतर्राष्ट्रीय अपराधी घोषित करवाया। किस स्तर का ये गद्दार था ये नेहरू। बाकी तो देश के साथ जो उसने गद्दारी किया कि हमारे देश की जमीन जो है दुश्मन चीन के हाथों में सौंपा। 1962 के पहले ही वो सौंप चुका था। 1962 के पहले ही ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू उसको चीन के प्रधानमंत्री चावनलाई को बुलाकर हिंदी चीनी भाई का एक विश्वासघाती नारा लगवाया। उसी नारे के माने उहापोह में वो जो है चीनी सेना को घुसवाया। नेफा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, जो कि आज की तारीख में अरुणाचल प्रदेश है, तो वही घुसवाया। और वहां पर आज की तारीख में वो जो है चीन ने पूरा उसको आवासीय क्षेत्र बना लिया है। और उसी का जो है एक एरियल फोटो या सैटेलाइट फोटो जो है वायरल हुआ। उसी को ये गद्दार राहुल गांधी कह रहा है कि मोदी जी ने वो चीन को घुसवा दिया अरुणाचल प्रदेश में। और उसके आगे ये बीजेपी वाले कार वाले जो है ये तक नहीं कह पाते हैं कि यह तुम्हारे बाप उस राहुल गांधी को नहीं किया, तुम्हारे बाप के नाना की गद्दारी का जीता जागता जो है जीती जागती एक मिसाल है। ये सब नहीं बोल पाते हैं। इस देश का जो दुखड़ा है कि किस तरह से मोदी महोदय इस देश के गद्दारों को, सबसे बड़ी गद्दार जो है जीएनपीसी है, जीएनपीसी है, उनको किस तरह से मौके दे रहे हैं। तो वो वास्तव में तभी की घटना है 1959 की। अच्छा, ये हम बताना चाहते हैं कि ये असदुद्दीन ओवैसी जो है बराबर कह रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी वही भाषा बोल रहा है जो जीएनपीसी का, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस का ये गद्दार राहुल गांधी बोल रहा है। चीन परस्त हमेशा रहा है वो हमेशा ये इसका चरित्र है राहुल गांधी का। उस अपने चरित्र को धुलने के लिए और नेहरू की गद्दारियों को भी धुलने के लिए ये सब इस तरह का एक स्वांग रच रहे हैं बीजेपी वाले, ये जीएनपीसी वाले, कि चीन घुस आया है, डेप्सांग में घुस आया है और डेमचोक में घुस आया है और तवांग में घुस आया है। इस तरह का सिर्फ नेहरू की गद्दारियों को ढकने के लिए और खुद राहुल गांधी की जो माने चीन परस्ती वाला जो गद्दारी है उसको ढकने के लिए। लेकिन ये सारी बातें जो है बीजेपी वाले जो है कभी नहीं करते हैं, सिर्फ उस गद्दार राहुल गांधी को बचाने के लिए। तो जो खतरनाक चरित्र है गद्दारी का राहुल गांधी और जीएनपीसी वालों का, उतना ही खतरनाक चरित्र है इस बीजेपी वालों का उस राहुल गांधी को, गद्दार नेहरू को बचाने का। और ये जो है असदुद्दीन ओवैसी जो कहता है कि अरुणाचल प्रदेश में घुस आया और वो कह रहा था कि डोकलाम में वो उसने पुल बना लिया। कितना झूठ बोल, अच्छा पुल बना लिया। ये असदुद्दीन ओवैसी नेहरू की गद्दारियों पर इसकी घिघी बंद रहती है। लेकिन हम जो है असदुद्दीन ओवैसी को जो है इस पर यदि उसको मैंने घेरा जाए कि नेहरू की गद्दारियों पर उसकी घिघी बंद रहती है, वही चरित्र तो बीजेपी का है। जो चरित्र जो है असदुद्दीन ओवैसी का है, वही चरित्र जो है बीजेपी का है। नेहरू की गद्दारियों को किस तरह से बीजेपी ढकती है, ये गद्दारी भी देश के लोग जो है वो देख रहे होंगे।
देखिए, देश में जो माहौल, जिस माहौल की आवश्यकता है, वह है हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडलू, इनकी कुर्बानी शहादत के वातावरण की जरूरत है इस देश को। तो इस गद्दार जीएनपीसी ने इनको तो दबा के रखा 60-70 सालों तक। फिर उसी साजिश को ये बीजेपी वाले आगे बढ़ा रहे हैं कि फिर इनको जो है वो पृष्ठभूमि में रखवाने के लिए सिर्फ जो है या तो आरएसएस, या तो गोलवालकर, या तो मोहन भागवत, या तो सावरकर, या तो गोडसे, इसी का माहौल सब ये बना रहे हैं। और बाकी जो है हिंदू 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 सनातन, हिंदू सनातन। कितने बड़े गद्दार हैं ये बीजेपी वाले, और क्या गद्दारी कर देते हैं वो देश के साथ। देश, देखिए, अभी जो है जो डॉक्यूमेंट्री जो बीबीसी वालों ने, मैंने कहा ना कि ये बीबीसी है, और वहाँ के एक अखबार और है गार्जियन, अमेरिका के जितने भी मीडिया हैं, ये एक टाइम्स है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, वॉल स्ट्रीट जर्नल है, वाशिंगटन पोस्ट है, तमाम जो है ये भारत विरोधी मीडिया सब है। तो बराबर जो है उनसे आता रहेगा, और उन्हीं से मिल करके इस देश का जो यानी दो चार मीडिया भारत के भी हैं जो छुटवाई है, द वायर, कारवां, द क्विंट, द प्रिंट, उन्हीं से मिलकर के भारत विरोधी वो षड्यंत्र वो करते रहते हैं। तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का बहुत वो हल्ला हो रहा है। तो बीबीसी कभी भी इस देश को मजबूत देखना नहीं चाहती है जो है, और जो है इस देश में एकता, हमेशा इस देश को खंडित देखना चाहती है, एकता को भंग करना चाहती है। तो उसने जो है गुजरात दंगों की बात की। बीबीसी कभी भी देश विभाजन के लिए जो उसका माउंटबेटन जिम्मेदार था, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने जो देश बंटवाया था, गद्दार जो है वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने देश बंटवाया था। देश बटा ही नहीं, पाकिस्तान बना ही नहीं, 25 से 30 लाख लोग मारे गए। इसके विषय में पूरा का पूरा जो है ये तथ्य जो है वो दबा दिया गया। आज भी जो है कोई सवाल नहीं करता है कि भाई जो जीएनपीसी इस देश को बांट करके पाकिस्तान बनवाई है, वो उसका राहुल कहता है कि हम जो है वो जो है भारत जोड़ो। उसका राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो की यात्रा कर रहा है, लोग शामिल हो रहे हैं उसमें। अब बीजेपी भी नहीं पूछ रही उससे। तो इस तरह का जो जेएनयू में जो उसका समर्थन है, और जामिया मिलिया में, एक तो जेएनयू में जितने भी ये देश के गद्दार कम्युनिस्टों का जो वहाँ बोलबाला है, मोदी महोदय को शासन करते हुए 9 साल होने जा रहे हैं। इन कम्युनिस्टों को जेएनयू में क्यों पाल रहे हैं? इन कम्युनिस्टों की जेएनयू में पाल करके देश के साथ क्यों गद्दारी कर रहे हैं मोदी जी? तो और इतना ही नहीं, आप जो टीवी डिस्कशन में देखते होंगे कि ये जीएनपीसी जिसने कि मतलब कि देश ही नहीं बांटा, देश बांट करके 25 से 30 लाख लोगों को मरवाया है। जिस जीएनपीसी के शासनकाल में जो है 1000 दंगे हुए।
मोहनदास करमचंद गांधी की जब मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को, तो उसकी भी पृष्ठभूमि में इन्हीं कांग्रेसियों ने हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों की महाराष्ट्र के में हत्या करवाई। हजारों की गोडसे ब्राह्मण था और उसी के उसी के आवेश में जो है, और कई गांव, अब गांव साथ पुणे से लेकर के कई जिलों में ब्राह्मण कहे जाने वाले जो है हमारे जो भारतीय भाई बहन थे महाराष्ट्र में, उनको इन कांग्रेसियों ने मारा और मरवाया, सिर्फ जो है कि गोडसे ब्राह्मण था और उसने इस मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या की। तो बराबर ये हत्यारे हैं, हत्या करने वाले। और इसके बाद अब आपने देखा होगा कि 84 में हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की 6000 निर्मम हत्या यानी इन सबों ने करवाई। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि ये हत्या कराने वाले जो है, जो जीएनपीसी, चाहे वो यानी ब्राह्मणों की हत्या करो, जो इन सबों ने करवाई, इसके पहले जो देश बांट करके 25 से 30 लाख लोगों की हत्या करवाई, इसको वोट देने वाले कौन है? माने जिन ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों की इसने हत्या करवाई, आज भी हम नहीं कहते हैं कि अधिकांश, लेकिन कुछ ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन तो अभी भी इसके जाल में तो है ना। क्यों वोट देना है इसको? और वही हाल जो है हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की हत्या इसने करवाई। और तब भी हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन जो है कई बार वो सरकार बनवाए, वो पंजाब में लोकसभा के चुनाव में बराबर जो है वो वोट करते हैं इसको, जीएनपीसी को। तो इस दुखड़े को जो है समझने की आवश्यकता है, इसको एड्रेस करने की आवश्यकता है। और जहाँ तक कि जामिया मिलिया में इस तरह का जो डॉक्यूमेंट्री है, वहाँ के जितने भी छात्र हैं, जितने भी लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं और जो स्टाफ है, उनको एजुकेट करने की आवश्यकता है, उनको समझाने की आवश्यकता है कि अरे भाई इस कांग्रेस ने, जीएनपीसी ने देश को बांटा है, 25 से 30 लाख लोगों को मरवाया है। उसके आगे गुजरात के दंगे की क्या बिसात है? लेकिन ये करेगा कौन? ये बीजेपी वाले हमेशा वो डूबे रहते हैं हिंदुत्व में। तो हिंदुत्व तो यानी कोई जो है वो माने कुछ लोगों को फंसा रखा है जरूर है, और हिंदुत्व के नाम पर आप जो है जामिया मिलिया में आप वो करेंगे। जामिया मिलिया में यदि वातावरण शुद्ध करना है, जामिया मिलिया हो जाए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो आप जो है जो देशभक्त हैं हमारे, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, अम्बेडकर साहब, इस पर यदि आप वातावरण बनाएंगे और लोगों को समझाएंगे, तथ्यों को रखेंगे, तब मानेंगे ना। तो जितनी बड़ी गद्दारी जीएनपीसी ने की है हमारे देश का, उतनी ही बड़ी गद्दारी ये बीजेपी कर रही है। और ऐसी बात नहीं है, देश विभाजन एक बहुत बड़ी त्रासदी है हमारे भारत के इतिहास की। देश का बंटना, पाकिस्तान को बनना, वो पाकिस्तान किस तरह से भारत के लिए, भारत का खून बहाता रहा है और अभी भी बहा रहा है, जो है वो जो इन्हीं दो गद्दारों का, मोहनदास करमचंद गांधी और नेहरू की देन है। ये साजिश तो देखिए, इन दोनों ने मिलकर के और पूरी जीएनपीसी ने मिलकर के जिन्ना के मत्थे ये सब मरते हैं। लेकिन अब जब तथ्य उनके सामने आ रहा है, इसे बीजेपी वालों के सामने, अब धीरे धीरे ये हिमांशु त्रिवेदी जैसे हिमांशु त्रिवेदी जो प्रवक्ता है
बीजेपी का अब ये बोलना शुरू किया है कि कांग्रेस ने प्रस्ताव पास करके देश को बांटा है, जो कि यथार्थ है। जबकि अब माने प्रस्ताव, माने देश विभाजन का प्रस्ताव जो कांग्रेस ने पास किया हुआ है, यह कितने लोगों को मालूम है? सवाल इस बात का है। और इस तथ्य को इन गद्दार कांग्रेसियों ने क्यों छुपाया? और वैसे भी बताया गया कि देश माने जो प्रस्ताव जो पास किया गया इन कांग्रेसियों के द्वारा, तो कांग्रेस की कार्य समिति जो है, मैंने कहा ना कि कांग्रेस इस नेहरू को प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहती थी, और उसी प्रकार कांग्रेस जो है देश विभाजन का प्रस्ताव भी नहीं पास करना चाहती थी। यही गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने दोनों मौकों पर कि किसको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए, इसलिए कि जो उसमें 1946 में जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनता वही देश का प्रधानमंत्री होता। तो कितने बड़ा षड्यंत्र करके इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाया, और इसके बाद उसको प्रधानमंत्री बनवाया। उसी प्रकार बनवाने के लिए जो है तो और देश बांटने का माने कि एक ऐसा माने अनिवार्यता आ गई थी। अनिवार्यता ये आ गई थी कि इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने तो पूरी कांग्रेस को दबा करके इसको गद्दार जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष तो बनवा दिया, प्रधानमंत्री उसको प्रधानमंत्री बनाने के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री पद का दावा जो है, जो कि कांग्रेस के बाहर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने भी दावा ठोक दिया था। तो सिर्फ जो जिन्ना साहब ने जो प्रधानमंत्री पद का जो दावा ठोका था, दावा जो किया था, उन्हीं को शांत करने के लिए माउंटबेटन गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जो है ये जवाहरलाल नेहरू ने ये मंत्रणा की ये रही कि भाई यदि इसको जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनना है तो देश बांटने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है कि इसलिए कि देश बांट करके एक टुकड़ा इस मोहम्मद अली जिन्ना के मुंह में डाल करके उसको शांत करने से ही जो है ये जो सबसे बड़ा रोड़ा बन गया है जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री बनने के रास्ते में उसके मुंह में भारत का एक टुकड़ा पाकिस्तान के रूप में डाल करके उसको शांत करके ही इसको हल किया जा सकता है। इसलिए तीनों माने माउंटबेटन और मोहनदास करमचंद गांधी और नेहरू जो है वो देश बांटने पर आमादा हो गए, सिर्फ जो है जिन्ना को शांत करने के लिए। तो लेकिन माउंटबेटन बड़ा होशियार था। वो देश बांटना तो वो खुद चाहता था, लेकिन देश बांटने का इल्जाम अपने कंधे से वो साफ भी करना चाहता था। तो उसने कहा कि भाई देखिए, इन दोनों को कहा, माउंटबेटन ने मोहनदास करमचंद गांधी को भी और जवाहरलाल नेहरू को कहा कि ये नेहरू जो है प्रधानमंत्री तभी बन सकता है जबकि भारत को बांट करके एक टुकड़ा जो है जिन्ना के मुंह में डाल करके उसको शांत करके किया जा सकता है। लेकिन ये देश बांटने का प्रस्ताव जो है कांग्रेस की ओर से आना चाहिए, चूंकि माउंटबेटन अपना कंधा जो है साफ करना चाहता था। तो अब जब ये समाचार मिला कि भाई माउंटबेटन ने शर्त रखी है कि
देश बांटने का प्रस्ताव कांग्रेस की ओर से आना चाहिए। हमारे देश के लोगों को बड़ी राहत मिली ये समाचार सुन करके कि वो जानते थे कि भाई ये कांग्रेस जो है आज़ादी की लड़ाई का मुखौटा पहन करके, मैंने यद्यपि इस कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई का मुखौटा पहन करके, चाहे मोहनदास करमचंद गांधी हो चाहे नेहरू हो, तो आज़ादी की लड़ाई का मुखौटा पहन करके ये अंग्रेज सरकार के मुखबिर और के लिए मुखबिर रही, उसकी दलाली करती रही, चमचागिरी करती रही। वहाँ तक तो क्षम्य था, लेकिन देश को बांटने के लिए कांग्रेस जो है वो प्रस्ताव पास करे, ऐसा कांग्रेस कभी नहीं कर सकती। ये देशवासियों का क्या एक विश्वास था। तो इसी विश्वास के चलते वो जो है बहुत बड़ी राहत महसूस कर रहे थे कि भाई कि ये कांग्रेस तो कभी भी इस तरह का या देश बांटने का प्रस्ताव पास नहीं कर सकती है। लेकिन देशवासियों का वो विश्वास टूट गया और कांग्रेस खुद इसी मानसिकता से प्रेरित होकर के वह भी देश बांटने का प्रस्ताव पारित करने के पक्ष में नहीं थी। कांग्रेस की चाहे वो कार्य समिति हो चाहे उसकी जनरल बॉडी हो, दोनों तैयार नहीं थे। लेकिन जब ये प्रस्ताव आया देश विभाजन का, देश को बांटने का कांग्रेस में, और जब इस तरह का विरोध कांग्रेस में दिखा, तो इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने एक चाल चली। इस मोहनदास करमचंद गांधी ने कांग्रेसियों के आगे ये कहा कि ये नेहरू ने माउंटबेटन के आगे एक धमकी दी है। धमकी ये दी है कि वो ये कह रहा है कि यदि हमको प्रधानमंत्री न बनाया गया तो मैं कांग्रेस को ही तोड़ दूंगा। तो अब कांग्रेस के टूटने का खतरा बिल्कुल आसन्न है। और इस नाजुक दौर में कांग्रेस एक रहे, विभाजित न हो, विखंडित न हो, यह देश के लिए बहुत जरूरी है। और कांग्रेस अविभाजित रहे, वो विखंडित न हो, कांग्रेस को बचाने के लिए यदि देश को भी बांटना पड़े तो वह जरूरी है। ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी एन केन प्रकार ने जो है उन कांग्रेसियों को, या जो कि कार्य समिति में थे, उन पर ये प्रिवेल कर गया, हावी हो गया, और कार्य समिति ने देश बांटने का प्रस्ताव पारित कर दिया। तो जब वो प्रस्ताव जब पारित हुआ, तो उसी कार्य समिति के सदस्य थे खान अब्दुल, जो कि जो उसको बोलते थे NWFP, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, जो कि बलूचिस्तान का जो हिस्सा है। तो वहीं के नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान, और 3 नाम उनके और थे। बादशाह खान भी बोलते थे, फ्रंटियर गांधी भी बोलते थे, सीमांत गांधी भी बोलते थे। तो कुल मिलाकर उनके 4 नाम थे। वो जब इस कांग्रेस की कार्य समिति ने देश बांटने का प्रस्ताव पास किया, उसी में विरोध के साथ उसी वक्त खान अब्दुल गफ्फार खान या बादशाह खान साहब वहीं पर रो पड़े, और रोते उन्होंने कहा कि इन कांग्रेसियों ने हमको उन भेड़ियों के हवाले कर दिया है जो कि इस देश को बांटना चाहते हैं। और सैफुद्दीन किचलू साहब ने, सैफुद्दीन किचलू जो है एक बहुत महान और माने एक कटिबद्ध देशभक्त थे। इनका नाम यदि कोई नहीं जानता होगा तो तुम्हें बता दूं कि जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था, तो वो इसलिए हुआ था कि
जो 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 एक हमारे देशभक्त और क्रांतिकारी थे सतपाल जी, उन्हीं के साथ जो है ये सैफुद्दीन किचलू साहब, ये दोनों लोग बंद थे जलियांवाला बाग के जेल में। तो इन्हीं दोनों को सैफुद्दीन किचलू साहब को और सतपाल को छुड़ाने के लिए वो माने हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं वो पंजाब के या जलियांवाला बाग के आसपास के, वो लोग बैसाखी के दिन इकट्ठा हुए और फिर वो जनरल डायर ने चारों ओर से दरवाजे बंद करा कर के गोली चलवाया, और जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग मारे गए। तो जलियांवाला बाग जो कि पूरा इस देश जानता है, तो उसी से संबंधित हम थे हमारे वो देशभक्त सैफुद्दीन किचलू साहब। तो सैफुद्दीन किचलू साहब ने जब इस कांग्रेस ने देश विभाजन का प्रस्ताव पास किया, बहुत लताड़ा इसको कि इस कांग्रेस ने जो है देश बांटने का वो अपराध किया है कि देश जो है हमेशा इसको इस कांग्रेस को देशद्रोही के रूप में याद करेगा। तो ऐसी बात नहीं है कि तो सुधांशु त्रिवेदी जो है इस बात को थोड़ा सा बोल करके निकल जाता है। सुधांशु त्रिवेदी जो प्रमुख प्रवक्ता है बीजेपी का, इतना ही बात बोल करके कि आपने जो है वो प्रस्ताव पास करके देश बांटा। अरे सुधांशु त्रिवेदी महोदय, कि जब इस कांग्रेस ने ही देश को बांटा है, तब फिर जिन्ना साहब के मत्थे जो इल्जाम, यानी ये कांग्रेस जो है इसलिए मरती रहती है कि अपना इल्जाम जो है जिन्ना साहब के मत्थे पर डाला जाए, डाल करके वो देश विभाजन के इल्जाम से मुक्त हो जाए। तो आप और आपकी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, पूरी बीजेपी पार्टी, और जो माहौल है आरएसएस वगैरह जो है, क्यों जिन्ना साहब को देश विभाजन के लिए जिम्मेदार मानते हैं? बताइए। आप खुद ही कहते हैं सुधांशु त्रिवेदी महोदय की यानी पाकिस्तान बने की न्यूज जो है 1916 में वो कांग्रेस ने रख दी थी। शायद आपको ज्ञान कम है। इस कांग्रेस ने 1909 में रख दी थी। 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के लिए वो एक व्यवस्था दिया था। उसमें मैंने इंडियन काउंसिल एक्ट, मैंने इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में उसको इस कांग्रेस ने हुबहू मान लिया था। उसी समय इस कांग्रेस ने पाकिस्तान बनने का, देश बांटने का इसने नींव रखी थी। तो देश बांटने का सिर्फ एकमात्र जो है यानी जो है वो अपराधी सिर्फ कांग्रेस है। कांग्रेस में विशेष करके, खास करके ये मोहनदास करमचंद गांधी और नेहरू। और वो वही किस लिए? नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। और कौन नेहरू? जिसके पक्ष में कोई कांग्रेसी नहीं और जिसके पक्ष में आवाम भी नहीं। उस समय देश की आवाम भी नहीं। और ये बातें कई बार वो प्रकट हो रही हैं। बीबीसी जो भारत विरोधी एक मीडिया है, उस पर कई बार इस बात को ढकते हुए कि इस तरह से कि जबकि पूरी कांग्रेस जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी, तो फिर भी मोहनदास करमचंद गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को ही प्रधानमंत्री क्यों बनवाया? तो इस पर एक जो है एक माने डाइवर्जनरी टैक्टिक के साथ मैंने मुद्दे को भटकाने वाला जो मैंने साजिश के साथ इस तरह की बातें जो है बीबीसी जैसे भारत विरोधी मीडिया जो है वो देता रहता है।
तो तो बीबीसी के अनुसार वो मैंने ये था कि जब इसे गांधी से, जब इसे मोहनदास करमचंद गांधी से पूछा गया कि भाई जब पूरी कांग्रेस जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को चाहती थी, तो आपने इस जवाहरलाल नेहरू को ही प्रधानमंत्री क्यों बनवाया? तो उसका जवाब आप सुन लीजिए। वो कह रहा है कि नेहरू जो है अच्छी अंग्रेजी बोलता है और विदेशों से संबंध रखने में वो काफ़ी दक्ष है, काफ़ी इफिशिएंट है, और इस देश को एक अच्छी अंग्रेजी बोलने वाला वो अंग्रेज की जरूरत है। तो जरा हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय आवाम जरा इस बात को जरा बहुत गौर करें कि जिन अंग्रेजों को भगाने के लिए उनसे आज़ादी माने पाने के लिए हमारे 7 लाख भारतीय भाई बहनों ने अपने प्राणों की आहुति दी, कुर्बानी दी, शहादत दी। अंग्रेजों के जाने के बाद फिर ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी जो है, करमचंद गांधी जवाहरलाल नेहरू के रूप में फिर एक अंग्रेज को ही इसने बिठाया। समझ रहे हैं ना कि जिन अंग्रेजों से आज़ादी पाने के लिए, इस देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे 7 लाख भारतीय भाई बहनों ने अपने प्राणों की आहुति दी, शहादत दी, कुर्बानी दी। उसी अंग्रेजों के जाने के बाद फिर ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी जवाहरलाल नेहरू के रूप में फिर एक अंग्रेज को ही बिठाया इसने। तो हमारे देश के जो आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा इस चीज को समझें कि ये मोहनदास करमचंद गांधी किस स्तर का ये गद्दार था। ये तो इसकी गद्दारियों के विषय में पूरी जागरूकता होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी भी उसी गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की अभी भी पूजा करती है। जितने भी राजनीतिक आते हैं तो उनको जो है उनकी समाज पर ले जाती है। नोटों पर अभी भी इसी गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की फोटो चल रही है, जबकि भारतीय जनता दल ने बराबर मांग किया कि उसका नाम हटा करके सिर्फ हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त, शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो आनी चाहिए। सुभाष चंद्र बोस का वातावरण लाना इस देश में बहुत जरूरी है। और जितना भी ये उसके विरुद्ध वातावरण जो चलाया जा रहा है, चाहे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री हो, चाहे जामिया मिलिया वाला प्रकरण हो, जो भी दिन रात सब चला रहे हैं, सब जो है देश के खिलाफ गद्दारी का जो ये वातावरण है। तो खैर हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इस वीडियो को आगे बढ़ाइए और भारतीयता के माहौल को, देशभक्ति के माहौल को, जिसके कि इस मुल्क को सख्त जरूरत है, उस माहौल को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी बजाइए। लाइक करना ना करना ये आप पर है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।